हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज 8th नंबर का है। इससे पहले हमने 7 पेपर और कंप्लीट कर दिए हैं। जिन भी साथियों ने वो पेपर नहीं देखे हैं वो अवश्य उन क्लासेस को देख लें, जिससे आपको मैथ्स के क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं वो सीखेंगे, और आपको पता लग पाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना के बराबर हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। माना कि पिता की आयु x और पुत्र की y। ठीक है, अब देखिए 12 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 12 और पुत्र की भी y माइनस 12 हुई, क्योंकि 12 वर्ष पहले है। अब क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष, 2 गुना प्लस 28 वर्ष बराबर है किसके, पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 12 बराबर 2y माइनस 24 प्लस 28। तो x माइनस 12 बराबर 2y प्लस 4। ये 12 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 16 लिख दूँ डायरेक्ट, समझ में आ गया, प्लस 16। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। तो पिता की आयु x पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। कितने वर्ष बाद होगी, 16 वर्ष बाद होगी। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये दे रखा था ना, पहले जो फर्स्ट लाइन थी उसमें भी ये दे रखा था कि 2 गुने से 28 वर्ष अधिक है। तो कितने वर्ष बाद हो जाएगी, 16 वर्ष बाद उसकी आयु जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। इसका आंसर हो गया आपका 16। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक तो बेसिक से करेंगे तो आपकी क्या बनेगी, समीकरण यानी कि इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी, इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। तो हम एक बार इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं कि ऑप्शन से किस अकॉर्डिंग ये हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, एक दूरी है 40 किलोमीटर, एक दूरी है 12 किलोमीटर और जाती है 4 घंटे में। एक तो आपको धारा की चाल तो 4 दे रखी है, प्लस नाव की चाल है। अब देखिए, जब नाव की चाल धारा के साथ चल रही हो तो चाल प्लस धारा प्लस होगी, और अगर धारा के विपरीत चल रही हो तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है भाई, एक तो यूँ जा रही है तो धारा भी यूँ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी गाड़ी की या नाव की। और अगर एक यूँ जा रही है और एक यूँ आ रही है तो स्पीड कम हो जाएगी। सही है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, इसमें अब एक ऑप्शन ले लेते हैं अपन, जैसे 16 प्लस 16 माइनस 4। ठीक है, ये क्या बन गया, 2 घंटे हो गया, ये हो गया 1 घंटा। तो 2 और 1 3, तो 16 ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। ठीक है, 16 ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे भाई, अगला ऑप्शन लीजिए। अगला ऑप्शन है 18। 18 से सेट नहीं हो पाएगा ये, क्यों, क्योंकि 18 और 4 22 हो जाएगा, तो 22 से कटेगा नहीं। अगला ऑप्शन ले लेते हैं 12। तो 12 माइनस 4, तो 12 और 4 16, 16 से कटेगा 2.5 बार, और यहाँ बच गया 8, 8 से कटेगा 1.5 बार। तो 2.5 और 1.5 क्या होता है, 4 होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है, ये 12 जो है सेट हो रहा है इक्वेशन में। समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, 40/12 ले लिया प्लस 4, यानी कि एक साथ धारा के साथ जा रहा है ये बोल रहा है, और 12/12 माइनस 4। ठीक है, ये कट गया 2.5 बार, वापस समझा रहा हूँ मैं, और ये कट गया 8 से 1.5 बार। 2.5 और 1.5 क्या होता है, 4 होता है। तो 12 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह उसे 367.50 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखिए, 330 में बेचता है, 330 गुणा 100/88, 88 क्यों किया हमने, क्यों 12% की हानि है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये कितना बार, 10 बार, 11 से 30 बार। ठीक है, ये 11 से 8 बार।
ये 2 बार 4 से करीब 25 बार, ये काटो आपने 15 बार, तो 15 गुणा 25 क्या होता है, 15 गुणा 25 होता है 375। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 375 रुपये हो गया है। अब क्या बोल रहा है ये कि 367.50 में बेचता है, तो 375 की वैल्यू 367.50 में जाती है, तो कितने का डिफरेंस बन गया, वही 7.5 का। किससे, 375 से। हानि हो रही है यहाँ पे, 375 की 367.5 में जाएगी तो हानि हो रही है, गुणा 100, पॉइंट हटाया, 1 जीरो नीचे करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये बन गया आपका 750/375। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2% की क्या हो गई आपकी हानि हो रही थी, 2% की आपके हानि हो जाएगी। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तो गुणनखंड करते हैं। 24 का क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 यानी कि 8 दिया। 24, 40 का क्या होएगा, 2 की पावर 3 गुणा 5। 56 का क्या होएगा, वही 2 की पावर 3 गुणा 7। यही होता है 8 7 56, 8 5 40। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी से बड़ी पावर है उनको ले लेते हैं। 2 की पावर 3 है, सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 3, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 8 दिया। 24, 24 पंजो 120, और 120 गुणा 7 840। ये तो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है जो 24, 40 और 56 से घटेगी। लेकिन इनको चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की संख्या कैसे आ जाएगी, इसको 2 से गुणा करते 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये 80, 16, तो 1680 क्या हो गया आपका, 4 अंकों की संख्या हो गई वह छोटी छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ABC त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है, BA और BC बराबर है, तो कोण A और C के मान क्या होंगे। देखो भाई त्रिभुज ABC है, ये 90 डिग्री है। आपको बोला गया है कि AB यानी कि BA और BC बराबर है। जब बराबर है तो दो एंगल, एक एंगल तो ये हो ही गया 90, तो दो एंगलों का योग क्या बनेगा, x, यानी कि ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x क्या बनेगा, 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि तीनों जो कोण है उनका योग क्या होता है, 180 होता है, जिनमें से एक हमको 90 दे रखा है। तो 2x बराबर 90 है, तो x बराबर क्या बन गया, 45 डिग्री। तो ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक तो 1 साल, 2 साल, 1 साल में 5 लगा, ये भी 5 लगा। अगले साल जब लगेगा दूसरे साल में, तो पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो 5 का 5% क्या होता है, 0.25। ठीक है, कितना ब्याज हो गया टोटल, 10.25। अब इस तरीके से हम क्यों निकालते हैं, इस तरीके से इसलिए निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो वो तो पूरा तो है चक्रवृद्धि ब्याज और ये है आपका साधारण ब्याज, तो अंतर क्या बच गया, ओनली 0.25 बन गया। अगर यहाँ पे अंतर पूछ लेता तो आप 0.25 को जो दी गई अमाउंट है या जो दी गई वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आ जाता। अब आपका ब्याज कितना बन गया, 10.25 बन गया, किसका, 2400 का। तो 2400 का 10.25 कर दीजिए, यानी कि 25 गुणा 2400, ये पॉइंट हटाया था हमने, ये 2 जीरो हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10-25 को 24 से गुणा करना है हमें। तो करो भाई, इसको मिटा दूँ एक बार ये 2 जीरो वाले मैटर को, जो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, करो। 4 पंजो 20, 10, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 गुणा 20। ठीक है, 0 0 6 4 2 बटा 100 है ये परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो 246 रुपये का क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। अमाउंट कितनी है, मिश्र धन पूछा है आपसे, अमाउंट है आपकी 2400 और 246 ब्याज है, टोटल क्या आ जाएगा मिश्र धन, 2646 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 26 यानी कि 2646 रुपये आपका मिश्र धन बनेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
भुजा आपको 5 दे रखी है, तो 6 गुणा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 छिक्का क्या होता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आप 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको 1 मिनट भी लग जाती है, 1.5 मिनट या 2 मिनट भी लग जाती है। लेकिन आपके जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे, यानी कि 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लेंगे आपकी, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है ही एक्चुअल में। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, अपने आराम से जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये पेपर्स जो हम सॉल्व करवा रहे हैं इनको डेली देखिए और अपने अन्य फ्रेंड के साथ में भी शेयर करो, जिससे उनकी भी मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। समझ में आ गई? ये हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे पेपर की सीरीज़ को, तो आपको क्या होगा बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो 22 गुणा 63/7/6 माइनस मंजिला ब्रैकेट 7 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 5 ब्रैकेट में भाग 2। देखिए भाई, इसके लिए मैं अपने सबसे पहले बोर्ड मास का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या फिर ऑफ लगा है वो करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले करेंगे हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व। ठीक है, तो देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटा ब्रैकेट को करिए। तो ये क्या बनेगा -2, तो बाहर -4 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, तो ये क्या बन गया 4 + 2 भाग, आपको ये 2 दे रखा है, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया, तो 4 + 1। अब देखिए 7 × 5 = 35 + 4 + 1, तो 35 + 4 + 1, ये कितना बन गया इसका पूरे का 40 बन गया। हम यहाँ लिख देते हैं 40, और इन सबको एक बार के लिए मिटा देते हैं। ठीक, ये 40 बन गया, ये तो समझ में आ ही गया आपको। अब इधर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये है आपका 63/7, कितनी बार 9 बार, तो 22 × 9/6, 22 × 9/6, ये 3 बार, ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 11 × 3 = 33। बीच में साइन का है ये देखिए यहाँ पे साइन का माइनस का, तो 33 - 40, ये बच रहा -7। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेट होके और ये चेक करना है कि ये जो बॉड मास वाला जो फॉर्मूला है या जो नियम है अपना, ये किस अकॉर्डिंग अपन अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड शांत करके अपने ये एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से इजी गोइंग हो जाता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसमें घुलते ही रह जाते हैं और 2-3 मिनट का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इसमें 2-3 मिनट का टाइम कहीं नहीं लगा। हमने भी अभी आपके सामने सॉल्व किया, लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड मैक्सिमम लगी है आपको। ठीक है, समझ में आ गई? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। 2 पूरक कोणों के माप का अंतर 24 डिग्री है, बड़े कोण की माप। तो पूरक कोणों का योग क्या होता है? पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, और समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, पूरक कोणों का योग क्या दे रखा है 90 दे रखा है, अंतर क्या दे रखा है अंतर दे रखा है आपको 24। तो बड़ा कोण निकल जाएगा यहाँ से, तो 2x बराबर क्या है 114, तो x बराबर क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा। अगर आपसे बड़ा कोण पूछा तो 57 हो जाएगा, छोटा कोण पूछ लेता तो 33 डिग्री आ जाता। ठीक है, और ये संपूरक वाला है, संपूरक का क्वेश्चन कोई अगला आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बढ़िया। अगले प्रश्न क्या, एक बंद घनाभ आकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 मीटर, 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी? कैनवास का मूल्य 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखिए भाई, ये आपका घन है, घन का क्या होगा, आपके कैनवास लगेगा तो उसके चारों तरफ लगेगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BS + LH, LB + BH + LH। LB क्या दे रखा है 2 × 2.5 × 2 प्लस 2 × 0.9 प्लस 0.9 कैसे लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो सीधा लिख देते 0.9 प्लस 2.5 × 0.9, यही है। देखिए भाई, ये तो बन गया 5, ये बन गया 1.8 प्लस
25 नंबर 225, 225 है, 225 लिखा और 1 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट लगा दिया, गुणा ये 2 है, इन सबको जोड़ लो इधर। तो 5.00, 1.80, 2.25, 50, 6 तो 8 1 9 गुणा 2 लग रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 18.1 हो जाएगा, ठीक है। 18.1 इसका क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब रेट क्या दे रखी है आपको, कैनवास की 80 रुपये दे रखी है, तो 18.1 गुणा 80 कर देंगे, पॉइंट हट गया, जीरो हट गया, ठीक है। 8 एकम 8, 8 उठी 64, 6 8 6 14, 1448 रुपये आपके कैनवास को लगाने के अमाउंट लगेगी। तो 1448 रुपये की लागत आएगी आपको कैनवास को लगाने में। समझ में आ गया आपको ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न के। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसे होने वाला व्यय में 14% की ही वृद्धि। देखिए भाई, कोई मूल्य था, माना मूल्य हमने 100 मान लिया, अब ये हो गया 152 हो गया, 52% की वृद्धि हो गई है ना, तो क्या हो गया ये 152 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें बस 14% की ही वृद्धि हो, यानी कि 114 तक ही हो। अब कोई वैल्यू 152 है, उससे 114 लाएंगे तो माइनस करेंगे, कितना है माइनस होएगा 38, किससे 152 से, गुणा 100, 38 से काटो, 19 से काट लो 2 बार, और ये कटेगा 8 बार, ये कितने बार 4 बार, 4 से कितने बार 25 बार। तो 25% की क्या करनी पड़ेगी हमको, उसके मूल्य में कमी करनी पड़ेगी, यही आपका आंसर है। 25% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूछ रहा ना कितनी कमी की जाए, तो 25% की कमी करनी पड़ेगी। ये अपना बेसिक सा फॉरवर्ड मेथड है, जिससे मतलब आप क्वेश्चन को पिक करें और उसको सॉल्व कर दें। एक्स से हम सॉल्व करने लगेंगे, एक्स मान के, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप कोई भी वैल्यू माने प्रतिशत में या प्रॉफिट लॉस में 100 मान ले, 100 मानने से क्या क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। एकांतर यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं, और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए और बी ये करते हैं 30 दिन में, ये करता है 40 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया 120 दिन, ये करेगा एक दिन में 4, ये करेगा एक दिन में 7, 3, तो टोटल काम कितना हो रहा है 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तो 120 काम को करने के लिए 7 बार, कितनी बार 19 सत्ते 119 होता है। अगला काम बचेगा 1, कौन करेगा उसको, बी का नंबर आएगा अगला। तो एक दिन में बी कितना करता है 3 करता है, तो 1/3, तो 1/3 तो ये फिक्स हो, 1/3 तो ये फिक्स हो ही गया। 19 नहीं 17 करें, 17 सत्ते 119 होता है यार, वो 19 था ना, तो मेरे वो 19 ध्यान रह गया। तो 1/3 तो फिक्स है, और 17 कितने में आ रहा है, 2 दिन में 7 काम करने से ही ये 17 बन रहा था। तो 17 दूना 34, तो 34 से ही 1/3 दिन में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे, यही आपका आंसर रहेगा। एक्चुअल में क्या हो 17 सत्ता 119 था ना, तो वो क्या 19 याद रह गया, तो मैंने 19 से 1/3 लिख दिया था। तो 34 से 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपये है। 5 नोटबुक और का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है, तो 3 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य कितना होगा। देखिए भाई, पेन को हम पी से डिनोट कर देते हैं और नोटबुक को हम एन से लिख देते हैं 150, ठीक है। अब ये बोल रहा है 5 नोटबुक का मूल्य यानी कि 5 एन 6 पेन के 41 रुपये के बराबर है, यानी कि 5 नोटबुक में से 6 पेन का मूल्य कर देते 41 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब पेन को एक साइड लिख दो और नोटबुक को एक साइड लिख दो, कितने के बराबर हो गया 41 के बराबर। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दें, ये तो अपन ने देखने के लिए लिखा था, ठीक है। अब क्या करें, इसको ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें और इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये कट जाएगी, ठीक है। तो 4 × 12 और 6 दूनी 12 कट गई। तो देखिए आप करें इनको, 3 × 9 एन बराबर 450 और 5 दूनी 10 एन बराबर 82, ठीक है। 2 3 532, 19 एन की वैल्यू क्या आ गई आपके 532 आ गई है। तो 1 एन की वैल्यू निकाल लीजिए, 19 दूना 38, ठीक है। अब बच गया आपका 15 और 52
152 हो गया, 19 अंटे 152, तो एक एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 28 आ गई। अब एक एन की वैल्यू 28 आ गई, एन की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए 4p प्लस 3 गुणा 28 बराबर 150 दे रखा है। 28 दिया क्या होता है 84 होता है, इधर जाएगा तो 4p बराबर कितना बचेगा 84 में से 150 में 84 गया तो 6 और 6 66, तो एक पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 66/4, तो 16.5। 16.5 का एक पेन है और 28 रुपये का एक नोटबुक है। अब क्या पूछ रहा है ये कि 3 पेन, तो 16.5 गुणा 3 कर देंगे, 3×5 = 15, एक 16×3 = 48 और एक 49.5 के तो पेन हो गए। और आपसे पूछा है 2 नोटबुक, तो 2 नोटबुक 28×56 के 2 नोटबुक हो गई। टोटल कर दीजिए 5 9 और 6 15 हासिल 1 9 और 1 10, तो 105.5 रुपये में आपके दोनों चीज़ें आ जाएगी। 105.5 आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये वही टाइप के क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगी और इसमें ये टाइप करना ही पड़ेगा आपको। इसके बिना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी नहीं सकता। आपको इक्वेशन बना के और आपको ये मल्टीप्लिकेशन करके और ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाई 160 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर और 182 सेंटीमीटर। उनका माध्य क्या होगा? माध्य होगा भाई इन सबको जोड़ा और कितने नंबर है 6 का भाग लगा दिया तो आपका माध्य आ जाएगा। इन सबको जोड़िए, तो जोड़ तो अपन यहीं से डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट जोड़ लें। देखिए भाई डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 और 6 16 और 2 18, 18 और 5 23 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 7 21 और 7 28 और 6 34 हासिल 3, 1 2 3 4 5 और 1 6 6 और 3 9 943 आ गया। देखिए भाई बेटा 6 करेंगे क्यों 6 नंबर है, काटो इसको, 1 6 कम 6 3 बच गया, 4 34 हो गया, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 4 बच गया, 47 43 हो गया, 7 6 42, कितना बच गया 1 बच गया, 1/6 क्या होता है 17 होता है, तो 157.17 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आसान सा था, इसमें जोड़ के और 6 का भाग देना था, डिवाइड करना था, बस समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको, और विकर्ण जो है हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो एक विकर्ण यानी कि इसकी लंबाई क्या दे रखी है आपको 16, तो ये कितनी हो गई 8 हो गई, और 8 ये हो गई, ये कितनी दे रखी है 12, तो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 8 है और एक ये 6 है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी पाइथागोरस से। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस से कितनी हो गई ये 10 हो गई। तो जो समचतुर्भुज है समचतुर्भुज, तो सबकी भुजाएं क्या होगी 10 10 10 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? यहाँ पे पाइथागोरस लग गई। बड़े अगले प्रश्न की ओर। संख्या 5 12.5 और 0.05 का लेस है क्या होगा? इसको सबसे पहले भिन्न में बदल दें, 5/1 लिख सकते हैं, 125/10 लिख सकते हैं, और ये 5/100 लिख सकते हैं। जहाँ तक ये वैल्यू कट सकती है वहाँ तक काट दें। ये 25 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 20 बार। अब आपकी भिन्न बन गई है 5/1, 25/2 और 5/20। आपसे पूछ लिया एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली भुजाओं का एलसीएम यानी लघुत्तम और नीचे वाली भुजाओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये फिक्स है कि जब आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। और अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले यानी महत्तम समापवर्तक पूछ ले तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होएगा 25, नीचे वाले का एचसीएफ क्या होएगा 1, तो 25/1 क्या होता है 25 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा आर कितना है? 14 और 10 24। 7 से इसको काटो 2 बार, तो 22 दूनी 84, सॉरी 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणा 24, 88 गुणा 24 करना है हमको, बस मेन काम ये है। बाकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, और 8 दूनी 16, 1 16 और 1 17, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2112 आपका इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। समीर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, रमेश किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है। समीर और रमेश, ये करता है 1 दिन में 15 और ये करता है 1 दिन में 20। तो एलसीएम ले लिया यहाँ से हमने 60। ये 1 दिन में करेगा 4, ये 1 दिन में करेगा 3, 7 काम करेंगे। तो टोटल काम करने में 60/7, 7/60 यही दे रखा है। 60/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ पॉइंट्स में दे रखा होता तो इसका डिवाइड इसमें दे देते, नहीं तो हमको तो ऑप्शन सीधा दे रखा 60/7 यानी 60/7 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कस्बे की जनसंख्या 2 लाख है, किस कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? देखिए भाई, 10 और 10 2 बार बढ़ रही है। इसका एक फार्मूला होता है x + y + xy/100, यानी कि जब 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 20 + 1 21। तो क्या करें, क्वेश्चन में 21 क्या निकाला है? 21 वो नंबर निकाला है कि अगर 10% की दर से 2 बार बढ़ती है तो एकमात्र किस वृद्धि के समतुल्य वो होगी, यानी कि 10% की 2 बार की वृद्धि एकमात्र किस वृद्धि के बराबर होगी। तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो x + y + xy/100, तो 21% की वृद्धि के बराबर होगा। तो 2 लाख का 21% क्या होगा? 2 गुणा 21 42। लाख में कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो कट जाएगी प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो गया? 42 और ये 3 जीरो, 42,000 रुपये आपका क्या हो गया है? वृद्धि हो गई है। पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी, अब 42,000 और बढ़ गई, तो 2,42,000 आपकी कुल जनसंख्या 2 वर्ष के बाद में हो जाएगी। समझ में आ गई? तो ये एक मैं बता दूँ आपको, एक ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 10% की अगर 2 बार वृद्धि हो तो वैल्यू 21% बढ़ेगी एक साथ। 10% की अगर 3 बार वृद्धि होती है तो वैल्यू 33.1% बढ़ा दो, और अगर 10% की 4 बार वृद्धि होती है तो 46.41% उस वैल्यू को बढ़ा दो। ये क्या है? ये आपको आसानी रहेगी, जैसे आप ये याद कर लेंगे तो क्या है, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। कई बार क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10% की 2 बार वृद्धि एकमात्र किस वृद्धि के बराबर है, तो 21%। 10% की 3 बार की तो 33 पॉइंट। अब हमें ये याद होता तो हम डायरेक्ट 21% ही निकालते और सॉल्व कर देते। अब याद तो था नहीं, तो अपन ने क्या है, इसको बेसिक से थोड़ा सा करने की कोशिश की है। बढ़े अगले प्रश्न की। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, तत्पश्चात उस मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वस्तु का मूल्य पहले जैसा ही रहे। पहले माना कि वस्तु का मूल्य क्या है? 100 है, 50% की वृद्धि कर दी यानी कि वो हो गया 150। अब क्या बोल रहा है ये कि पहले जैसी ही मूल्य रहे, तो उसके लिए 150 से हमको 100 पे आना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 50। किससे? 150 से गुणा 50 से कितनी बार? 3 बार। 100/3 क्या होता है? 33.33% होता है, ठीक है। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एग्ज़ाम में आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में हुआ था ग्रुप डी का, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और अपने अन्य साथियों के साथ में भी चैनल को शेयर कीजिए, क्लास शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।